नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आखिरी दौर के चुनाव में। जी हां, ये 7वां फेज चुनाव का 7 मार्च को ड्यू है। बस कुछ ही दिनों की बात है और वो फैसला तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसका परचम रहलाएगा और कौन बनेगा इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। सबको मालूम है कि लड़ाई जो शुरू में समझा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो मेन पार्टीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, और इन दोनों के समाजवादी पार्टी और भाजपा के सहयोगी दल। लेकिन जिस तरह चुनाव आगे बढ़ा, धीमे धीमे यह तय हो गया कि लड़ाई जो है बाइपोलर है और अगर कोई चुनौती दे रहा है भाजपा को तो वो है समाजवादी पार्टी और उसका जो मेन एलाई यानी कि राष्ट्रीय लोकदल जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिसका काफ़ी वर्चस्व है। उसके अतिरिक्त कई छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनसे अखिलेश यादव ने अलाइन किया है और अधिकतर वो पार्टीज हैं जो उत्तर प्रदेश की नॉन यादव ओबीसीज को रिप्रेजेंट करती हैं और उनका अच्छा खासा इस इलाके में प्रभाव है जहां अब चुनाव होने वाला है। लेकिन इस चुनाव की प्रतिष्ठा ज्यादा जो जुड़ी हुई है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनका स्वयं का इलेक्शन लोकसभा का यहां की सबसे महत्वपूर्ण सीट बनारस से हुआ है। 2 बार वो वहां से बड़ी भारी बहुमत के साथ जीते हैं और देश के प्रधानमंत्री बने। यहां के बनारस के अतिरिक्त 8 जिले आसपास के और हैं जहां की सब मिलाकर के 54 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज का फैसला तय होना है। समझ गए आप? 403 उत्तर प्रदेश की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें से कि 349 का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में सील हो चुका है। अब ये 54 जो बची हैं ये डिसाइड करेंगी यूपी की पॉलिटिकल डेस्टिनी, यूपी का राजनीतिक भविष्य। और 10 तारीख को आपके सामने आ जाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अब जाहिर है कि आज की डेट में क्योंकि अभी आखिरी फेज है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सब घोड़े खोल दिए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहा है इसमें अपना जोर लगाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वयं 3-4 रोज कैंप कर चुके हैं बनारस में, पहले इसके पिछले फेज के चुनाव में यानी 6ठे फेज में जो कि पूर्वांचल के अन्य एरियाज में था, वो फिर से 4 और 5 तारीख को यहां फिर कैंप करें। तो यानी अच्छा खासा टाइम उन्होंने यहां स्पेंड किया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पश्चिम और सेंट्रल यूपी के बाद प्रधानमंत्री स्वयं कमान संभाल रहे हैं पूरे कैंपेन की, और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बस का नहीं है और पूरी ताकत झोंक दी गई। अलावा उनके गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी बहुत टाइम स्पेंड किया यहाँ, और कई केंद्रीय मंत्री बड़े बड़े भारी भरकम और स्वयं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कई चक्कर लगा चुके हैं इस इलाके के और विभिन्न जगहों पे मीटिंग एड्रेस कर चुके हैं। शायद ही कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बची हो जहां जिसके को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं नहीं गए हों। हर जिले में, ये जो 9 जिले हैं, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां उन्होंने कम से कम एक रैली एड्रेस ना करी हो। और उनका इस बात पे बहुत जोर है और बड़े ढिंडोरा पीट के बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो इस इलाके का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, कायाकल्प कर चुके हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी आज से 3 महीने पहले दिसंबर में जब उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया था,
तो एक पूरा नया स्वरूप दिया गया है बनारस शहर को, काशी को और काशी विश्वनाथ टेम्पल को, जिसके लिए सारी दुनिया यहाँ पे आती है। वो गंगा घाट्स जो बहुत मशहूर हैं, विश्व भर में मशहूर हैं, उनमें भी काफ़ी काम किया गया है। बनारस की वो गलियां जो गंदगी के लिए मशहूर थीं, उनको भी काफ़ी सुधारा गया है। शहर का काफ़ी नवीनीकरण हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और जो रफ्तार बनारस में बहुत स्लो मानी जाती थी, कहा जाता था कि गाड़ी में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा अगर आप पैदल जाएं क्योंकि इतना क्राउडिंग है, सड़कें सकरी हैं, लेकिन वो वहाँ का एक कैरेक्टर है और बनारस को हिंदुस्तान की शान और हिंदुस्तान की जान माना जाता है। इस वजह से इस पूरे इलाके का महत्व है और ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जब स्वयं यहाँ रहते हैं तो जाहिर है कि जो आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और पूरे इलाके की इस लास्ट फेज की, उस पर प्रभाव डालने का, उसको इन्फ्लुएंस करने का उनमें ही मादा है और शायद किसी में नहीं। इसी उद्देश्य से वो यहाँ इतना लंबा कैंपेन कर रहे हैं और ये उम्मीद की जाती है कि जहाँ जहाँ भाजपा ने लॉसेस सफ़र किए हैं पिछले 6 फेजेस में, और ये माना जाता है कि हर फेज़ में कुछ ना कुछ कम हुई है, क्योंकि भाजपा स्वयं कहती है कि 2017 में तो वो माउंट एवरेस्ट पे थे, तो जब आप माउंट एवरेस्ट पे होते हैं तो आप नीचे ही उतर सकते हैं। तो यहाँ चुनौती सबसे बड़ी इस बात की है कि गिरावट कितनी होती है भाजपा के संख्या में, भाजपा की स्ट्रेंथ में, उसी पे डिपेंड करता है उसका फेट। जितनी कम गिरावट होगी उतना ही भाजपा के लिए, भाजपा को महफूज रखने के लिए, सेफ रखने के लिए और वापसी दिलाने में कारगर साबित होगी। ये आने वाले जो अगले 2 दिन हैं उनमें पता लग जाएगा। चुनाव प्रचार भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है और एक तरीके से जितने कैंपेनर्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं पार्टीज़ के, वो जिस तरह से अभी तक ज़ोरदार तरीके से लगे हुए थे, अब सब एक तरफ तो चैन की नींद सोएंगे शायद, लेकिन एक चिंता ज़रूर उन्हें जगाएगी कि 10 मार्च को फैसला क्या होता है। और ये तय है कि पब्लिक क्या दिखाती है। लोगों का मानना यह है कि एक तरफ लोगों का एक ये माना जा रहा है कि जनता बदलाव चाहती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है नहीं, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए बीजेपी की वापसी होगी। ये जरूर शंका जताई जाती है कि बीजेपी की वापसी हो भी जाए तो योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या नहीं होगी, ये फैसला करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये बड़ा स्पष्ट है कि आज के बाद जो इस आखिरी फेज में जो तकदीर का फैसला होगा भाजपा की, उस पे भी नरेंद्र मोदी का ही फैसला होगा। यानी वही, उन्हीं के कंधे पे ये बोझ है और उन्हीं पे सारा दारोमदार है कि इस फेज में क्या क्या रंग दिखाए जाते हैं और पार्टी किस तरीके से उभर के भाजपा सामने आ पाती है या नहीं आ पाती है। मुश्किल दौर है, खासतौर से इस वजह से क्योंकि ये वो इलाका है जो गरीबी से काफ़ी त्रस्त है, जहाँ पे जो और भी मुद्दे हैं वो काफ़ी कारगर होंगे, काफ़ी असर पड़ेगा। उनमें छुट्टा पशु का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ का किसान पश्चिम या सेंट्रल उत्तर प्रदेश की तरह संपन्न नहीं है जो अपने फसल को गार्ड करने के लिए मजदूर रख ले, गार्ड रख ले। यहाँ तो किसान को स्वयं रात भर लालटेन लेके, लाठी लेके अपनी फसल को गार्ड करना पड़ता है, नहीं तो उसके पास खाने का, अपने घर के भी खाने का राशन नहीं बचेगा। ये ठीक बात है कि राशन सरकार दे रही है,
डबल दे रही है, डबल इंजन की सरकार डबल राशन दे रही है। जो राशन देने की, फ्री राशन देने की प्रक्रिया शुरू करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें जोड़ दिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपना राशन, और साथ में नमक और तेल भी जोड़ दिया। जब नमक दिया गया था तभी मैं सोचता था कि नमक का हक अदा करने को भाजपा कहेगी, और ये हो रहा है जमीन पे। कितना इसका असर होता है ये तो अब अगले कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि लोग नमक के नाम पे भाजपा को वोट देते हैं जो राशन मिल रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई उस पर हावी पड़ेगी। एक और इशू है जो इस इलाके में मैटर करता है, वो है पेंशन का। पेंशन जो 2004 के बाद के एम्प्लॉयज़ की बंद कर दी गई थी, अखिलेश यादव ने वादा किया है कि वो पेंशन रिवाइव करेंगे। उसका कितना असर होता है ये भी हमें देखना है। वैसे ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर आपको सामान्य परिवार ऐसे मिलेंगे जहां कम से कम एक सदस्य सरकारी नौकरी में ज़रूर होता है, तो उसके लिए पेंशन अहमियत रखती है। अखिलेश यादव ने एक ये भी वादा किया है कि राशन जो मुफ्त में दिया जा रहा है वो, क्योंकि सिर्फ मार्च तक सीमित है जैसा कि सरकारी बजट बताता है, वो 5 साल तक वो राशन देंगे। हालांकि ये बहुत लेट अनाउंसमेंट हुई है अखिलेश यादव द्वारा, कितना इसका असर होता है और कहां तक ये बात पहुंची है ये भी देखने की बात है। लेकिन जिस माफियावाद की बात कह करके भाजपा डराती रही है लोगों को कि सपा आएगी तो माफियावाद हो जाएगा, उसका भी एक सेंटर यहां पे है, यानी मऊ, जहां से बहुत ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी वहां से खड़े होते थे, अभी जेल में हैं, और अब उनका बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है। तो ये भी देखना है कि क्या भाजपा का जो अभियान उनको लेके, खास तौर से माफिया डॉन, माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है उनका, वो और अतीक अहमद, दो ही नाम ज़्यादा उजागर किए गए बीजेपी द्वारा। उसके पीछे जानते हैं, आप समझ सकते हैं क्या मकसद रहता है, कि ये दिखाना है कि एक हिंदू की सरकार मुसलमान माफिया के खिलाफ किस तरह कार्रवाई करती है, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो ये देखना पड़ेगा कि इन सब बातों का कितना असर होता है और क्या गुल खिलाता है ये 7वां और आखिरी उत्तर प्रदेश के चुनाव का ये फेज। बहुत बहुत धन्यवाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.